नमस्कार मित्रों, मैं देवाशीष स्वागत करता हूं हिंदी सफ़र की इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम हिंदी ग्रामर को पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण को पढ़ते हैं। हालांकि हिंदी ग्रामर और हिंदी व्याकरण जो वर्णमाला से शुरू होता है, परंतु वर्णमाला से पूर्व भी कुछ ऐसी बिंदुएं हैं, कुछ ऐसी तथ्य हैं जिनको एक हिंदी विद्यार्थी होने के नाते जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आज हम देखते हैं हिंदी व्याकरण को पढ़ने से पूर्व देखते हैं हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य ज्ञान या सामान्य परिचय आप कह सकते हो। पहले देखते हैं ये जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, फिर भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की परिभाषा को देखेंगे। फिर उसके बाद हम व्याकरण क्या है, व्याकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। फिर उसके बाद हम वर्णमाला की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये जो हिंदी शब्द है, इसका संबंध, हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु शब्द से है। संस्कृत के सिंधु शब्द से है। और इसका अर्थ क्या है ना, ये एक नदी का नाम है, भारत का एक प्राचीनतम नदी है। अभी फिलहाल ये पाकिस्तान में पड़ता है, परंतु जब भारतवर्ष था तब ये भारत की एक प्रमुख नदी मानी जाती थी। और क्या हुआ फिर, जब भारत में ईरानियों का प्रवेश होता है, भारत में किनका प्रवेश होता है ना, ईरानियों का। भारत में भारत में ईरानियों का जब प्रवेश होता है भारत में, तो ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को ये हिंदू कहते हैं। सिंधु नदी को इन्होंने पहले हिंदू कहा। क्यों हिंदू इन्होंने कहा? क्योंकि इनके यहाँ महाप्राण ध्वनियाँ नहीं होती हैं। ये क्या करते हैं ना, स के स्थान पर ईरानियों ने दंत्य स के स्थान पर ये ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ह का प्रयोग करते हैं। फिर जो प और फ के स्थान पर ये प का प्रयोग करते हैं। फिर त थ के स्थान पर ये त का प्रयोग करते हैं। और ध के स्थान पर ये द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इन्होंने दंत्य के स्थान पर इन्होंने ह का प्रयोग किया है और ध के स्थान पर इन्होंने द का प्रयोग किया है। इसी के कारण ये सिंधु से हिंदू बना। वर्तमान के समय में ये जो हिंदू शब्द है, ये एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष से जुड़ गया है, परंतु उस जमाने में इसका अर्थ सिर्फ एक नदी था। ठीक है, इसका अर्थ सिर्फ नदी था। फिर कालांतर में क्या होता है, जैसे कि हम अगर कहेंगे असुर, वो कहेंगे अहुर, हम कहेंगे सप्ताह, वो कहेंगे हफ्ता, वही अंतर है, अर्थ समान रहता है। चाहे आप सप्ताह कह लो या हफ्ता, अर्थ सेम होता है, समान होता है, परंतु इन्होंने से के स्थान पर ये ह का प्रयोग करते हैं, इसीलिए सप्ताह से हफ्ता होता है। उसी प्रकार सिंधु से हिंदू होता है। ठीक है, फिर कालांतर में क्या होता है, इसमें थोड़ा परिवर्तन होता है। हिंदू बनता है और इससे हिंदवी शब्द का भी निर्माण होता है। हिंदवी शब्द का निर्माण होता है, इसी से हिंदी शब्द का भी निर्माण होता है। हिंदी शब्द का भी निर्माण होता है। फिर क्या होता है, ये क वर्ण जो है, कालांतर में ये क वर्ण का लोप हो जाता है और क्या शब्द शेष रह जाता है ना, हिंदी शब्द शेष रह जाता है। इसको अगर हम लोप कर देते हैं, इसको अगर हम लोप करेंगे, सिर्फ क्या शब्द शेष रह जाएगा ना, हिंदी शब्द शेष रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बनता है ना, हिंदी शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, यह था हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में। इसका वीडियो हमने पहले भी एक बनाए हैं, परंतु इस श्रृंखला में ये साहित्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और व्याकरणिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है। तो देखते हैं ये जो हिंदी शब्द है किस भाषा का शब्द है। प्रश्न पूछता है कि हिंदी शब्द है, क्योंकि हम हिंदी पढ़ते हैं, लिखते हैं, परंतु हमें ये पता होना चाहिए कि ये हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, किस भाषा से आया है। ठीक है, तो ये किस भाषा का शब्द है, हिंदी शब्द ईरानी या फारसी का नया, वर्तमान के समय में ईरान है और इसका पुराना नाम फारसी है या पारसी।
फारसी भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है? इसे चाहे आप ईरानी कह लो, फारसी कह लो या पारसी कह लो, तीनों ही सही है विकल्प। हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमने देखा समझा। इसके बाद देखते हैं हिंदी के बारे में देखा और भाषा के बारे में देखते हैं। ये भाषा क्या है, भाषा किस शब्द की कहाँ से आई है, भाषा क्या है, इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो भाषा शब्द का संबंध, भाषा शब्द किससे आया है ना, संस्कृत के। इसका धातु रूप क्या है ना, भास। इसका धातु रूप क्या है ना, भास, धातु से है। इसका संबंध भास धातु से, सॉरी माफ कीजिएगा, भास धातु से है। धातु का अर्थ क्या है, धातु का अर्थ क्या है? हिंदी में हम जिसे क्रिया कह देते हैं, हिंदी में जिसे हम क्रिया कह देते हैं, अंग्रेजी में वर्ब कह देते हैं, तो संस्कृत में मूल भाषा में मूल भाषा जहाँ पर भी मूल भाषा का उल्लेख आएगा, आपका आंसर क्या होना चाहिए ना, संस्कृत होना चाहिए, क्योंकि सभी भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत है, तो उसे मूल भाषा कह दिया जाता है। तो भाषा शब्द का संबंध भास धातु से है। और यह भास धातु का अर्थ क्या है? भास धातु का अर्थ प्रकट करना होता है। प्रकट करना, क्या प्रकट करना? विचार या भाव प्रकट करना, विचार या भाव प्रकट करना। कौन प्रकट करता है विचार और भावों को? कौन प्रकट करता है ना, मनुष्य प्रकट करता है। तो मनुष्य के आपास हम देखेंगे, मनुष्य के पास दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वो क्या क्या हैं? पहला क्या है ना, भाषा। पहला क्या है? भाषा। और दूसरा क्या है? सामाजिकता। पहला क्या है? भाषा, और दूसरा है सामाजिकता। भाषा और सामाजिकता ही पशु और मनुष्य के बीच में अंतर को स्पष्ट करता है। तो हम क्या साधारण तौर पर कहते हैं, अगर कोई मान लो किसी व्यक्ति ने खराब भाषा का प्रयोग करता है, तो हम कहते हैं उसके अंदर मानविकता नहीं है, उसके अंदर सामाजिकता नहीं है। तो मनुष्य के पास दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला क्या है? भाषा है, दूसरी क्या है? सामाजिकता है। इसी से हम इस भाषा की परिभाषा हम बना सकते हैं। क्या है ना, मनुष्य क्या है? मनुष्य समाज में रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपनी भाव या विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम या साधन का उपयोग कह सकते हो, व्यवहार कह सकते हो, करता है, उसे भाषा कह दिया जाता है। उसे भाषा कह दिया जाता है। तो इसकी परिभाषा हम क्या बना सकते हैं ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में वास करता है, और वो मतलब मनुष्य अपनी मन में जो भाव या विचार होते हैं उसको भाव को प्रकट करने के लिए, दूसरों के सामने व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम, इसे भाषा को हम एक माध्यम कह सकते हैं और भाषा को एक साधन भी कह सकते हैं, जिस माध्यम या साधन का उपयोग या व्यवहार करता है उस माध्यम या साधन को क्या कह दिया जाता है ना, भाषा कह दिया जाता है। यह भाषा की परिभाषा, इसको याद रखिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, हमने देखा
हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखा, भाषा क्या है देखा, इन दोनों को हम मिलाकर पढ़ते हैं। हिंदी भाषा, ये दो जो शब्द हैं इनको हम मिलाकर पढ़ते हैं, ठीक है। और एक बात क्या है, ये जो भाव मनुष्य के मन में जो भाव या विचार होते हैं इनको ध्वन्यात्मक इकाई भी कह दिया जाता है। मनुष्य के अंदर जो भाव या विचार होते हैं इनको ध्वन्यात्मक इकाई भी कह दिया जाता है, क्योंकि इसका अर्थ समझिए, इसकी अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो अयोग ध्वनि योग आत्मक। जहाँ पर भी अ उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा, अ का अर्थ सदैव नहीं से लिया जाता है, और जो ध्वनि है इसका अर्थ क्या है ना, आवाज़ से लिया जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है ना, स्वरूप लिए हुए। तो हम क्या कह सकते हैं ना, मनुष्य के मन की वे भाव मनुष्य के मन की वे भाव या विचार जिसमें आवाज़ नहीं होती, उसे क्या कह दिया जाता है ना, ध्वन्यात्मक इकाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए इनको मिलाकर पढ़ते हैं। आइए देखते हैं हिंदी भाषा को देखते हैं। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है, और उसी प्रकार हिंदी भी संस्कृत से ही इसका जन्म हुआ है, परंतु डायरेक्ट संस्कृत से नहीं हुआ है। इसके भी कुछ क्रम होते हैं, उनको देखते हैं। पहला क्या है ना, संस्कृत है। संस्कृत के दो रूप होते हैं। पहला क्या है वैदिक संस्कृत। इसकी समय सीमा कब से कब तक है ना, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व में है, ईसवी में नहीं है, ठीक है। ईसा पूर्व घटता है 1500, 1400, 1300 ऐसे नीचे आता है, घटता है, और ईसवी जो है आगे बढ़ता है 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार। फिर क्या होता है, और संस्कृत का दूसरा रूप क्या है ना, लौकिक संस्कृत। इसकी समय सीमा कब से कब तक है ना, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है, भाषा का कोई एक रूप नहीं होता है। भाषा जो है परिवर्तनशील है। अगर भाषा का कोई अंतिम रूप होता, एक रूप होता, तो आज के समय में सभी संस्कृत बोल रहे होते, सभी भाषाओं का विकास या उद्भव नहीं होता। तो भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है, भाषा का कोई एक रूप नहीं होता है, और भाषा जो है कठिन से सरल की ओर जाती है। उसी प्रकार संस्कृत था, संस्कृत के पहले 2 रूप थे। वैदिक संस्कृत, इसमें वेदों की रचना की गई है। वेदों की रचना, उपनिषद की रचना वैदिक संस्कृत में की गई है, ठीक है। ये बहुत कठिन था, वैदिक संस्कृत जो है बहुत कठिन था। और धीरे धीरे क्या होता है, ये सरल होके लौकिक संस्कृत का निर्माण करता है। और लौकिक संस्कृत में 2 बहुत बड़े ग्रंथ माने जाते हैं हिंदू धर्म में। एक है रामायण, दूसरा है महाभारत। ये 2 बहुत बड़े ग्रंथ ये लौकिक संस्कृत में रचित किए गए हैं, ठीक है। और मोटा मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि ये हिंदू धर्म का प्रमुख भाषा हम संस्कृत को मान सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद क्या होता है, लौकिक संस्कृत से, ये जो लौकिक संस्कृत है किस भाषा का निर्माण करता है ना, पाली भाषा का। ठीक है, लौकिक संस्कृत से पाली भाषा निर्माण करता है। ये उससे थोड़ा सरल होता है। और इसकी समय सीमा कब से कब तक है ना, 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी तक है। ठीक है, और ये जो है इसको हम क्या कहते हैं ना, ये प्रथम प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम प्राकृत। इसको प्रथम प्राकृत भी कह दिया जाता है। और ये जो है ये बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा है। इसमें त्रिपिटक जो रचना है, बौद्ध धर्म की प्रमुख रचना त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इसमें रचित किए गए हैं, पाली भाषा में रचित किए गए हैं। और उसके बाद भी क्या होता है, पाली भाषा धीरे धीरे और सरल होता है। और किस भाषा का निर्माण करता है, प्राकृत भाषा का निर्माण करता है। इसकी समय सीमा कब से कब तक है ना, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, और इसे द्वितीय प्राकृत भी कह दिया जाता है। इसे द्वितीय प्राकृत भी कह दिया जाता है और इसे शुद्ध प्राकृत भी कह दिया जाता है, शुद्ध प्राकृत। इसे द्वितीय प्राकृत भी कह दिया जाता है, द्वितीय प्राकृत भी कह दिया जाता है, शुद्ध प्राकृत भी कह दिया जाता है। और इसकी समय सीमा 1 ईस्वी से 0 ईस्वी नहीं होता, 0 ईस्वी अशुद्ध होता है। और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है ना, पाली प्राकृत, इसके बाद अपभ्रंश भाषा। और ये जो प्राकृत भाषा है, ये जो प्राकृत भाषा है, ये जैन धर्म जो है, जैन धर्म की प्रमुख भाषा मानी जाती है। ये हिंदू धर्म की प्रमुख भाषा मानी जाती है। जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म की प्रमुख भाषा संस्कृत है। ठीक है, और जो पाली भाषा जो है ये बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा मानी जाती है। इसमें त्रिपिटक की रचना की गई है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। फिर प्राकृत भाषा जो है ये जैन धर्म की प्रमुख भाषा है। इसके बाद क्या, किस भाषा का निर्माण होता है, प्राकृत अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा का निर्माण होता है। और इसकी समय सीमा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। ये जो अपभ्रंश जो है ये प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप है। प्राकृत भाषा जो है, प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप क्या है ना, अपभ्रंश है। इसमें भ्रंश पड़ गए हैं। कैसे पड़ गए हैं कि उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि जब जनता अशिक्षित होती है, ठीक है, जनता जब अशिक्षित होती है, सहजता के कारण क्या होता है, साधारणतः हम रामेश्वर लिखते हैं। ये रामेश्वर है। जनता अशिक्षित के कारण क्या होता है, क्या करती है ना, रामेश्वर को रामेश्वर बना देती है, रामेश्वर बना देती है, जिसके कारण ये शुद्ध रूप था, परंतु ये अशुद्ध है और धीरे धीरे बोलचाल में यही प्रयुक्त होने लगता है। तो ये भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है। हम साधारण तौर पर क्या कहते हैं, भुवनेश्वर कह देते हैं। ठीक है, साधारण तौर पर हम भुवनेश्वर कह देते हैं, परंतु जो अशिक्षित व्यक्ति होता है या शिक्षित होने के बावजूद भी वो भुवनेश्वर ना कहकर क्या उच्चारण करता है या क्या लिखता है ना, भुवनेश्वर लिख देता है, दंत्य स का प्रयोग कर देता है। ये भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है, मतलब भाषा में भ्रंश पड़ जाते हैं। उसी प्रकार ये प्राकृत था, इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है ना, अपभ्रंश है। और इसका समय सीमा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। ठीक है, और इसकी भ्रंश का एक रूप है शौरसेनी। शौरसेनी अपभ्रंश का एक प्रमुख रूप है। और इसी से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है,
तो हम क्या देखते हैं ना, संस्कृत था, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत आता है, फिर पाली आता है, फिर प्राकृत आता है, अपभ्रंश आता है, और अपभ्रंश से हिंदी भाषा का निर्माण करता है। ठीक है। साधारण तौर पर और ये जो हिंदी भाषा है इसकी समय सीमा कब से कब तक है? हिंदी भाषा की समय सीमा 1000 ईस्वी से अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। परंतु मानक 1000 ईस्वी से अब तक हिंदी का जो समय है इसको माना जाता है, परंतु हिंदी का मानक समय 1100 ईस्वी से मानी जाती है। अगर मानक शब्द आपको देखने को मिलेगा तो आप 1100 जो ऑप्शन में दिया होगा उसी को टिक कीजिएगा, क्योंकि भले ही 1000 ईस्वी से इसकी शुरुआत मानी जाती है, परंतु 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, मतलब 100 साल तक अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश और हिंदी साथ साथ चलते हैं, पैरेलली चलते हैं। और 100 वर्ष के बाद जो अपभ्रंश है वो उसका प्रयोग धीरे धीरे लोग कम करते हैं, साहित्य में इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है और हिंदी का बढ़ने लगता है। तो मानक समय अगर पूछता है तो वो 1100 ईस्वी है, और साधारणतः अगर पूछता है तो इसकी समय सीमा 1000 ईस्वी से अब तक मानी जाती है। अगर और एक बात, अगर संस्कृत भाषा की समय सीमा अगर पूछती है तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक आप बताइएगा। अगर सिर्फ वैदिक संस्कृत का अगर समय सीमा पूछता है तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, लौकिक का पूछता है तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे की कहानी। ये देखते हैं लिपि क्या होती है। लिपि क्या है ना, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। उन चिन्हों को ही लिपि कह दी जाती है, कह दिया जाता। तो जैसे कि हिंदी की लिपि क्या है ना, देवनागरी है, ठीक है। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। और इसका जन्म किस लिपि से हुआ है ना, ब्राह्मी लिपि से। इसका जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए। अगर प्रश्न थोड़ा अंदर से पूछता है कि देवनागरी लिपि का जन्म किस लिपि से हुआ है तो वो ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। जैसे कि अंग्रेजी की लिपि क्या है ना, रोमन लिपि है। और देवनागरी लिपि सिर्फ हिंदी की ही नहीं है, संस्कृत की भी है, नेपाली की भी है, और गुजराती की भी है, मराठी की भी है। तो उसी प्रकार लिपि हम लिखते हैं, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ ना कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। उसी प्रकार जो हमारी वर्णमाला है, अ है, आ है, उसके बाद क्या है, दंत्य स, ह, क्षत्र, ज्ञ, अ है, आ है, छोटी ई है, बड़ी है। उसी प्रकार जो 52 वर्ण हैं, 52 वर्ण कहलाते हैं, ये हिंदी की वर्णमाला हैं। और यही जो चिन्ह हैं, अ है, आ है, ये लिपि कहलाते हैं, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में अंतिम व्यंजन
कौन सा है, पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में अंतिम व्यंजन कौन सा है, तो अंतिम व्यंजन कौन सा होगा ना, ह होगा। ठीक है, अंतिम व्यंजन ह होता है, इसको ध्यान में रखिए। इसकी अंतिम व्यंजन क्या है ना, ह है। श नहीं होगा, त्र नहीं होगा, स्र ज्ञ नहीं होगा, स्र नहीं होगा, क्योंकि ये जो है श त्र ज्ञ स्र ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजनों से मिलकर ही बनते हैं, इसके लिए ये अंतिम व्यंजन नहीं माने जाएंगे। अगर प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में अंतिम व्यंजन कौन सा है, तो अंतिम व्यंजन का उत्तर सदैव ह ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम हिंदी व्याकरण जो है, व्याकरण को पढ़ते हैं। व्याकरण क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, क्या है ना हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, ये व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक विच्छेद हम देखते हैं। इसका अगर हम शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो बी योग आ योग करण, यह है व्याकरण। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना, भली प्रकार समझना, भली प्रकार से समझना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना, भली प्रकार से समझना, भाषा को भली प्रकार से समझना। ठीक है, और ये क्या है, व्याकरण क्या है, व्याकरण को हम एक ग्रंथ कह सकते हैं। व्याकरण एक ग्रंथ है। व्याकरण क्या है ना, व्याकरण एक ग्रंथ है, एक रचना कह सकते हैं, एक कृति भी इसे कहा जा सकता है, कृति, एक संस्करण, एक विधा भी इसे कह दिया जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एक व्याकरण एक ग्रंथ भी है, एक रचना भी है, एक कृति भी है, एक संस्करण भी है, एक विधा है। पाणिनि महोदय ने ये जो व्याकरण है इसको ग्रंथ का नाम दिया है, इसको इन्होंने ग्रंथ कहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये व्याकरण हमें क्या सिखाता है। व्याकरण हमें क्या सिखाता है और उसी से ही इसकी हम परिभाषा को भी बनाते हैं। ठीक है, व्याकरण हमें क्या सिखाता है। व्याकरण हमें तीन चीज़ों की ओर ले जाता है। व्याकरण क्या करता है ना, हमें तीन चीज़ों की ओर ले जाता है। वो तीन चीज़ें क्या हैं, पहला क्या है ना, भाषा का शुद्ध उच्चारण, भाषा का शुद्ध उच्चारण हमें सिखाता है। दूसरा क्या है, भाषा का, किसी भी भाषा का, ठीक है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा आप समझ लीजिए, भाषा का शुद्ध लेखन। तीसरा क्या है ना, भाषा का शुद्ध प्रयोग। व्याकरण हमें क्या सिखाता है, किन तीन चीज़ों की ओर ले जाता है ना। व्याकरण हमें क्या सिखाता है ना, किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करता है, भाषा का शुद्ध लेखन का ज्ञान प्रदान करता है, और भाषा क्या करता है ना, शुद्ध प्रयोग, भाषा का कैसे प्रयोग किया जाता है, इसका शुद्ध प्रयोग क्या होगा, ये हमें सिखाता है। तो इसी से ही इसकी हम परिभाषा बना सकते हैं कि भाषा एक ग्रंथ है, भाषा एक ग्रंथ है जो कि हमें इसकी परिभाषा, ठीक है, व्याकरण की परिभाषा हम बनाते हैं इसी से ही। व्याकरण एक ग्रंथ है जो हमें किसी भी भाषा की
शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त कराता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगा ना, व्याकरण एक ग्रंथ है, पाणिनि महोदय ने इसे एक ग्रंथ कहा है। तो व्याकरण एक ग्रंथ है जो हमें किसी भी भाषा की शुद्ध उच्चारण, माफ कीजिएगा, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग किस प्रकार किया जाता है भाषा का, उसका ज्ञान प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है। तो वो क्या है ना, वो व्याकरण है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये इसकी परिभाषा है, ये साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको याद आप रखना चाहे तो याद रख सकते हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं। ठीक है, व्याकरण के कुल कितने अंग होते हैं, तो व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग कह लो, अवयव कह लो या इकाई कह लो। ठीक है, इसके अंग 3 माने जाते हैं। पहला क्या है ना, वर्ण है। दूसरा क्या है ना, शब्द है। और तीसरा क्या है ना, वाक्य है। वर्णों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि वर्णों का शुद्ध उच्चारण कैसा होगा, शुद्ध लेखन कैसा होगा और शुद्ध प्रयोग कैसा होगा। उसे क्या कह दिया जाता है ना, वर्ण विचार। उसी प्रकार शब्दों के बारे में अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं ना, शब्द विचार। और तीसरा क्या है ना, वाक्य विचार। हिंदी के 3 अंग माने जाते हैं और ये 3 अंग जो हैं, वर्ण विचार है, शब्द विचार है और वाक्य विचार है। शब्द विचार और वाक्य विचार, ये जो 3 प्रमुख अंग माने जाते हैं, इनके अंदर ही पूरी हिंदी व्याकरण मतलब समाई हुई है। चाहे आप वाक्य कह लो या का विशेषण कह लो, क्रिया कह लो, सभी इन तीनों के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वर्णमाला की तरफ जाएंगे, उसके बारे में चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।